हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और उसमें हमने स्टार्टिंग में आपको केवल हिस्ट्री के बारे में बताया। ठीक है ना, हमने केवल हिस्ट्री के बारे में देखा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी। किसके लिए? पीरियोडिक टेबल के लिए। मतलब जो एलिमेंट्स हैं उनका अरेंजमेंट, या जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे सब डिवाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ऐसा आपके डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने हमें बताया। ठीक है, लास्ट में हमने देखा था आपके मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो एक अच्छा वो था, ट्राई था। ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो अभी की जो लेटेस्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसी के साथ में रिजेम्बलेंस शो करती है। ठीक है ना, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है बट जो डिसएडवांटेज हैं उसके, बट बहुत सारे आपके उसके एडवांटेज भी होते हैं। ठीक है ना, वो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि अगर जो आपकी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें आपके 7 तो रोज होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और आपके वर्टिकल कॉलम होते हैं 8। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली थी। और उसके बाद जो ग्रुप्स थे उसको भी उसने ए और बी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था। ठीक है, और जो आपका 8th ग्रुप था उसको, उसमें आप 3 एलिमेंट होते थे। ठीक है ना, उसको उसने अलग ही रखा था। ठीक है, आपके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। ठीक है, और बाद में एक और नए ग्रुप की डिस्कवरी की गई जो था आपका नोबल गैस, जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो टेबल बनाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, तो उसको टेबल को तो मैं यहाँ फॉर्म नहीं करूँगा, लेकिन उसके कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेज हैं मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के, और डिसएडवांटेज है वो हम देख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके एडवांटेज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, एमपीटी। क्लियर है? तो इसके बहुत सारे आपके एडवांटेज थे, क्योंकि उस टाइम की ये क्या थी, आपकी लेटेस्ट जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जो टेबल थी ये लेटेस्ट थी। ठीक है ना, और हमारा जो काम था वो यही था कि कैसे हम एक चार्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर कर सकें। तो मेंडेलीव ने वही काम किया था। ठीक है, एक टेबल बनाई और एक टेबल में उसने सारे एलिमेंट्स को रख दिया। अब हमारे लिए एलिमेंट्स का स्टडी करना बहुत ईजी हो गया था। ठीक है ना, मतलब एक साथ हम एक से ज़्यादा आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक साथ उनका कंपैरिजन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ का। ठीक है ना, क्योंकि उसने पीरियोडिक टेबल जो बनाई वो उसी हिसाब से बनाई कि जिन एलिमेंट्स की आपके प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है ना, वो आपके सेम ग्रुप में लाई करते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से उसने बनाई थी। ठीक है, तो ये उसका एडवांटेज था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का। ठीक है ना, जो हम लिख लेते हैं, द कलेक्टिव स्टडी ऑफ all the elements is element was very easy। ठीक है ना, फर्स्ट एडवांटेज हम क्या लिख सकते हैं, द कलेक्टिव स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स वाज वेरी इजी ड्यू टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सेकंड क्या था, इसने जो आपके ग्रुप में एलिमेंट्स रखे थे उनकी प्रॉपर्टीज जो थी आपके एलिमेंट्स की, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी। ठीक है ना, तो अगर हमें ग्रुप में एक एलिमेंट का पता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं भी पता हो तो भी हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम कंपेयर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ अगर ऊपर वाले की ऐसी प्रॉपर्टी है तो आपके नीचे वाले एलिमेंट्स की भी सेम टू सेम या उससे लगभग आसपास प्रॉपर्टीज रहेगी। ठीक है ना, हम जो आपका कोई भी अननोन एलिमेंट है उसके बारे में भी हम पता कर सकते हैं। और एक और एडवांटेज होता है इसका कि इसने बहुत सी जगह आपके पीरियोडिक टेबल में खाली स्पेस, ब्लैंक स्पेस छोड़ा था, वो क्योंकि उस टाइम तक उन एलिमेंट की डिस्कवरीज नहीं हुई थी, बट इसने उस जगह पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा ताकि फ्यूचर में कभी भी आपके जो एलिमेंट की वहाँ डिस्कवरी होगी उसकी प्रॉपर्टी भी इसने बता दी थी। ठीक है ना, कि फ्यूचर में आपका ये एलिमेंट डिस्कवर होगा और उसकी ये प्रॉपर्टी रहेगी। मतलब ग्रुप के हिसाब से उसने क्या कर दिया था, एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना, ये एक अच्छा इसका एडवांटेज होता है कि द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज
are placed in same group, ठीक है। उसने क्या किया था, एक ही ग्रुप में आपके रखा था सिमिलर प्रॉपर्टीज को, ठीक है ना। सो द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स वाज वेरी इजी, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट होगी तो वही थी, आपका पॉइंट जो है वही है, यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली होती है बात, ठीक है। एंड ड्यू टू दिस एंड फ्रॉम दिस he also predict some missing elements properties which was not discovered at that time, ठीक है ना। जैसे एक कोई भी आपका एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी उसे पता है, ठीक है, लेकिन उसके नीचे वाले एलिमेंट की उसके प्रॉपर्टी नहीं पता, क्योंकि वो अभी तक डिस्कवरी ही नहीं हुआ है। तो उसने भले ही इस एलिमेंट की अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई, उसने पहले ही बता दिया कि ऐसा एक एलिमेंट होगा फ्यूचर में डिस्कवर, जिसके पास ये सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है ना। और वो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर भी किए गए, ठीक है ना, और प्रॉपर्टीज जो थी उसकी वो भी सिमिलर पाई गई, ठीक है ना। तो एक ये बहुत अच्छा इसका एडवांटेज था मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का, कि इससे हम नए एलिमेंट्स को उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनको डिफाइन कर सकते थे, ठीक है ना। और इसने कुछ स्पेस भी छोड़े कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे आपके कुछ एलिमेंट्स थे जैसे इका एल्यूमिनियम, ठीक है, ये उसने इका मतलब बिलो, एल्यूमिनियम के नीचे उसने स्पेस छोड़ा, दैट इज गैलियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के नीचे उसने एक स्पेस छोड़ा था एक एलिमेंट के लिए, ठीक है, कि वहां पे एक एलिमेंट आएगा। उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुआ था, फिर बाद में डिस्कवर हुआ, और वो आपका एलिमेंट था दैट इज गैलियम, ठीक है। इसके अलावा उसने इका सिलिकॉन एक स्पेस और छोड़ा, ठीक है, और वहां पे हमें जो एलिमेंट मिला वो था आपका जर्मेनियम, ठीक है। इसके अलावा इका बोरोन, इका मतलब बिफोर, ठीक है, मतलब बिलो, एल्यूमिनियम के नीचे, सिलिकॉन के नीचे, ठीक है। इका बोरोन, यहाँ पे जो आपका एलिमेंट डिस्कवर किया गया वो था आपका स्कैंडियम, ये आपका जी ए गैलियम, ये जर्मेनियम जीई, ठीक है। स्कैंडियम ये होता है आपका एससी, ठीक है। और एक होता है आपका मैग्नीज, इका मैग्नीज, और यहाँ पे टेक्नीशियम, टीसी, ठीक है। इस एलिमेंट की डिस्कवरी की, तो ये चार एलिमेंट्स के लिए उसने स्पेस छोड़ा था अपनी पीरियोडिक टेबल में, कि फ्यूचर में यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा जिसकी ये प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। और बाद में डिस्कवरीज हुई और ये चार एलिमेंट्स मिले, और जिनकी प्रॉपर्टी उसने जो बताई थी लगभग उतनी की उतनी आपकी इसकी प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा इसका एडवांटेज था, ठीक है। इसके अलावा इसका एक एडवांटेज और था, वो ये था कि ये जो आपके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके जो एटॉमिक मास होते हैं उनको भी इसने करेक्ट किया था, ठीक है ना, जिनके रॉन्ग थे उनको भी इसने करेक्ट किया था। आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको थर्ड एडवांटेज इसका लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए इसका थर्ड एडवांटेज क्या था, कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास क्या था, रॉन्ग प्रेडिक्ट किया हुआ था, ठीक है ना पहले, तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के थ्रू उनके मास को क्या किया, करेक्ट किया, ठीक है। थर्ड इसका एडवांटेज हम लिख सकते हैं, he also correct the mass of the
the atomic mass of, he also correct the atomic mass of some एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास डिफाइन किया गया था आपका 13.5 पहले, ठीक है, और इसकी वैलेंसी थी 3, ठीक है ना। वैलेंसी के बारे में भी हम बात करेंगे आगे अपने चैप्टर में, ठीक है ना। इसकी वैलेंसी थी 3, ठीक है। लेकिन बाद में जब देखा गया, ठीक है ना, जब इसने इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास और वैलेंसी के अकॉर्डिंग जब उसने पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट को रखने की कोशिश की, तो इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो उस ग्रुप में जो एलिमेंट्स उनके साथ मैच नहीं हुई, ठीक है। तब उसे लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो उसने बाद में अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, ठीक है ना, उसने एक एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। एटॉमिक मास, ठीक है, ये होता है आपका वैलेंसी इंटू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये आप आगे नेक्स्ट रेडॉक्स चैप्टर आता है, ठीक है ना, वहाँ पढ़ते हो, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं जाने का अभी, ठीक है। तो यहाँ से उसने क्या किया, ये जो आपका बेरिलियम था उसका एटॉमिक मास था उसको करेक्ट किया, ठीक है। और उसने करेक्ट करके क्या बताया कि जो आपका बेरिलियम का मास होता है, ठीक है ना, ही करेक्टेड द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम, ठीक है। जो आपका बेरिलियम का मास होता है वो होता है आपका 9, ठीक है। और इसकी जो वैलेंसी होती है ये होती है आपकी 2, ठीक है। तो यहाँ से उसने उसको करेक्ट भी किया, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपका इनकरेक्ट मास था, इनकरेक्ट मास, ठीक है। उसको उसने क्या किया था, करेक्ट किया था, ठीक है, अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, ठीक है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसने क्या किया, सब एलिमेंट्स को सिस्टमेटिक एक चार्ट फॉर्म में बना दिया, ठीक है, ताकि जितने भी एलिमेंट्स हो उनकी हम प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसने भी वही एटॉमिक मास के हिसाब से ही उसको अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को, ठीक है ना। तो वो भी इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हुआ कि जो इसने अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। वो हम इसका डिसएडवांटेज में देखेंगे कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज थे जो इसने खुद ने ही फॉलो नहीं किए, इसके खुद के ही रूल, ठीक है। वो हम डिसएडवांटेज में देखते हैं, एक बार आप इनको नोट कीजिए, फिर हम उसके बारे में भी बात करते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसके डिफेक्ट्स के बारे में, या फिर इसके जो डिसएडवांटेज है उसके बारे में, ठीक है ना। देखिए, आप लिखिए हेडिंग डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है, ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी थे। अगर हम फर्स्ट देखें तो देखिए, फर्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन की जो प्लेस है, ठीक है ना, अभी भी आपका फिक्स नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपके फर्स्ट ग्रुप दैट इज एल्केली ग्रुप और आपका 17th ग्रुप जो आता है आपका हेलोजन ग्रुप, दोनों से मैच करती है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर्टी। इसलिए उसे हम फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17th ग्रुप में रखें ये अभी तक फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम यहाँ तक भी था उसको कि जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, ठीक है ना, उसने प्रॉपर्टीज के हिसाब से बनाई थी, बट हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज आपके एल्केली मेटल से भी मिल रही थी और आपके हेलोजन से भी मिल रही थी, इसलिए हाइड्रोजन की जो पोजिशन थी वो फिक्स नहीं थी, ठीक है ना। ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ or the position of hydrogen was not fixed in Mendeleev's periodic table because its properties resemblance with
because its properties resemblance with alkali metals and halogen metals और halogens, ठीक है ना। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की, ठीक है, वो आपके एक तो एल्केली मेटल्स और हेलोजेंस दोनों के साथ रिजेम्बलेंस शो करती है, मतलब सिमिलरिटीज शो करती है, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो आज भी नहीं है, ठीक है ना। बट ये मॉडर्न पीरियड आपके जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी उसका भी एक ये डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। सेकंड जो इसका डिसएडवांटेज ये है, ठीक है ना, आइसोटोप्स। किसके बारे में? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है। आइसोटोप्स हम किन्हें बोलते हैं? आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। उसका मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन के दो आइसोटोप है, मान लो एक 12 है और एक 13 है, इसका 14 भी होता है, ठीक है, कार्बन 14, ठीक है। तो मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी किसके बेसिस पे बनाई थी? आपके एटॉमिक मास के बेसिस पे, मतलब एटम्स के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनका मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यू, ठीक है। उसके बेसिस पे इसने पीरियोडिक टेबल बनाई थी। बट उसके अकॉर्डिंग कार्बन का इसका मास 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। तो मतलब कार्बन को 3 प्लेस मिलने चाहिए थे आपके पीरियोडिक टेबल में। पहले कार्बन 12 आना चाहिए, फिर कार्बन 13 और फिर कार्बन 14 आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। कार्बन को उसने क्या किया? एक ही ग्रुप में रखा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ठीक है ना, कि आपने पीरियोडिक टेबल बनाई इंक्रीजिंग मास के ऑर्डर में, बट यहाँ पे आपके जो पीरियोडिक टेबल है उसमें आइसोटोप के लिए कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी सेपरेट प्लेस नहीं है, ठीक है। आपने सभी आइसोटोप्स को एक ही जगह रख दिया, एक ही ग्रुप में, केवल कार्बन में रख दिया, ठीक है। आइसोटोप्स को आपने अलग से डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं देयर इज नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स, ठीक है ना। उनके पास कोई भी डिफरेंट प्लेस नहीं था आइसोटोप्स के लिए, ठीक है ना। ये इसका डिसएडवांटेज था किसका? आपके मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना, क्योंकि आइसोटोप्स के लिए उसने कोई भी जगह नहीं दी थी, ठीक है। थर्ड अगर डिसएडवांटेज देखें हम, इनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड डिसएडवांटेज देखते हैं कि आपका थर्ड डिसएडवांटेज क्या था, कि उसने बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे, ठीक है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, बट उनको उसने क्या किया? अलग ग्रुप में असाइन कर दिया, ठीक है ना। सो थर्ड डिसएडवांटेज हम लिख सकते हैं द एलिमेंट्स with similar properties have placed in different groups ठीक है। सेम आपकी जो प्रॉपर्टीज थी वो वाले एलिमेंट्स को इसने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। भाई ऐसा क्यों किया? ठीक है, मतलब जब आपने पीरियोडिक टेबल बनाई और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग आपने बनाई, तो आपने जो आपके एलिमेंट्स थे सेम जो केमिकल आपकी प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको आपने अलग अलग ग्रुप में क्यों असाइन किया, ठीक है ना। तो ये आपका अभी डिसएडवांटेज होता था। जैसे आप देखोगे गोल्ड है और प्लेटिनम, ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम तो नहीं कह सकते हम, बट दोनों आपके ऑर्नामेंट्स बनाने में काम में आती है। मतलब ये आपके डक्टेबल होती है, डक्टाइल नेचर होता है इनका, ठीक है ना, मेलिएबल होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी, और रिएक्टिविटी में भी आपके लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। बट फिर भी आप देखोगे एयू को आपको अलग ग्रुप असाइन किया हुआ है और प्लेटिनम को अलग ग्रुप असाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका एक
डिसएडवांटेज था, ठीक है। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये था कि जो आपके डिफरेंट एलिमेंट्स थे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है ना, उसको इसने क्या किया, सेम ग्रुप में रख दिया, ठीक है। ये इसका फोर्थ डिसएडवांटेज था कि द एलिमेंट्स विथ डिफरेंट properties have placed in same group, ठीक है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इसने सेम ग्रुप में रख दिया। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप आप देखोगे बुक में, तो देखना उसमें आपके फर्स्ट ग्रुप में आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो एल्केली मेटल्स हैं, ठीक है ना, उनको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं, ए और बी, ठीक है ना। एक ए पार्ट होता है और एक बी पार्ट होता है। ए पार्ट में आपके एल्केली मेटल्स हैं, ठीक है, और बी पार्ट में इसने रखा हुआ है आपके कोइनेज मेटल्स को। कोइनेज मेटल्स कौन कौन सी होती है? कोइनेज मेटल्स होती है आपकी कॉपर, गोल्ड, एजी, ठीक है, मतलब जिनसे पुराने समय में कोइंस बनाए जाते थे, ठीक है ना, उनको हम कोइनेज मेटल्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या किया, सेम एक ही ग्रुप में एल्केली मेटल्स को भी रख दिया और इन कोइनेज मेटल्स को भी रख दिया। ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ठीक है। तो ये अलग प्रॉपर्टी शो करती है, ये अलग प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। ये आपकी हाईली रिएक्टिव होती है, ये आपकी लेस रिएक्टिव होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, इनके उतने नहीं हाई होते हैं, ठीक है ना। डेंसिटी अलग अलग होती है, सब प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है, फिर भी मेंडेलिव ने क्या किया, इनको सेम ग्रुप में असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज था, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। छोटे मोटे डिसएडवांटेज पढ़ना है और जाने देना, ऐसा कोई बड़ा इनसे कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। बस ये तो ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना, एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। फिर इसका एक और डिसएडवांटेज है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये आपके फोर्थ है, ठीक है। और अब हम एक और इसका लास्ट डिसएडवांटेज एक और देख लेते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ डिसएडवांटेज क्या था कि बहुत सारे एलिमेंट्स को इसने क्या किया, इसने जो पीरियोडिक टेबल ये जो बनाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के क्रम में बनाई थी, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे मास इंक्रीज होता है, ठीक है, बट बहुत सी जगह इसने एलिमेंट्स के मास को नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। और सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके मास ज़्यादा थे, जो आपके हेवियर मेटल्स थे, उनको पहले जगह दे दी लाइटर एलिमेंट्स से, ठीक है ना। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज था। तो फिफ्थ इसका पॉइंट क्या, हम क्या लिख सकते हैं, इन his modern periodic table or in his at many places, आप लिखिए at many places, ठीक है, मेंडेलीव placed heavier elements before lighter elements, that is he contradict his own rule of increasing order of atomic mass, ठीक है। At many places Mendeleev placed heavier elements before lighter elements, ठीक है, that is he contradicts his own rule of increasing order of atomic mass, ठीक है। जैसे आर्गन और ये आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का आप एटॉमिक मास देखोगे 39 होता है, जबकि आर्गन का देखोगे आप तो 39 इसका होता है लगभग 39.6 के आसपास, ठीक है। तो 6 या 7 के आसपास होता है, ठीक है ना, मतलब इससे ज़्यादा होता है। तो होना चाहिए था पोटेशियम पहले और आर्गन बाद में, बट होता क्या है, आर्गन पहले पोटेशियम बाद में होता है। ये उसने असाइन किया था प्रॉपर्टीज़ को देख के, ठीक है ना, इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा रिजेम्बलेंस होता है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसके अलावा
कोबाल्ट और निकल, ठीक है। निकल का होता है अराउंड 58.5 के आसपास, ठीक है, या फिर 58.6 के आसपास होता है, और कोबाल्ट का होता है आपका 58.9 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे भी हेवियर मेटल है ये कोबाल्ट, उसको पहले प्लेस दिया हुआ है आपके लाइटर एलिमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये दिक्कत है, ठीक है। तो ये इतने सारे आपके डिसएडवांटेज थे, डिफेक्ट्स थे, ठीक है, किसमें, मेंडेलिव्स की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इतने सारे डिफेक्ट्स होने की वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसी को अप्लाई किया गया, बट बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, इसलिए इसको अप्लाई नहीं किया गया। और यहीं से आपके आगे की जो पीरियोडिक टेबल थी, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, उसका बेस क्रिएट हुआ, ठीक है, कि कैसे हम एलिमेंट्स को असाइन कर सकते हैं एक टेबल के अंदर, ठीक है। उससे पहले एक मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मोजले आपका एक साइंटिस्ट था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उसी एक्सपेरिमेंट के बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके जनरेट हुई थी, मतलब आई थी, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपके मोजले का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए और वहीं से शुरुआत होती है आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। तो देखिए मोजलेस एक्सपेरिमेंट, मोजलेस एक्सपेरिमेंट एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ, ठीक है ना। देखिए मोजले एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, ठीक है ना, उसने अलग अलग मेटल्स ली, ठीक है, ये आपको मान लो मेटल्स है। उसने क्या किया, अलग अलग मेटल्स थी और इलेक्ट्रॉन्स की उस पर बॉम्बार्डिंग करवाई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की बीम से आपकी निकलती है एक्स रेज, क्या निकलती है, एक्स रेज, ठीक है। उसने क्या किया, उन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम डिनोट करते हैं आपके न्यू से, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, अलग अलग मेटल ली, इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डिंग करवाई, और उससे जो एक्सरेज निकलती, क्योंकि क्या है, मेटल चेंज हुई, ठीक है, मतलब मेटल का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी एक्सरे की वो हर बार क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो एक्सरेज निकली उनकी फ्रीक्वेंसी को मेजर किया, किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, ठीक है। इसने क्या किया, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू, ठीक है, इसका जो रूट लिया और उसको रिलेट किया किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, ये आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, उसके साथ इसने उसको रिलेट किया, ठीक है। और उसने देखा कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ये वेरी कर रही है आपके एटॉमिक नंबर के साथ विथ सम कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका एक लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो लीनियर वेरिएशन का शो कर रही है आपके एटॉमिक नंबर के साथ। यहाँ से उसने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, कि अब तक तो हम जो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे वो किसके बेसिस पे बना रहे थे, हमारा जो फंडामेंटल बेसिस था, फंडामेंटल पॉइंट था, वो क्या था, एटॉमिक मास। बट यहाँ से उसने सजेस्ट किया कि एक मेटल के लिए फंडामेंटल बेसिस एटॉमिक मास नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एटॉमिक नंबर है। और यहीं से शुरुआत होती है आपके किसकी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की, ठीक है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना। तो इसकी थ्योरी हम लिख लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। मोजले 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 do some experiment do some experiment with different metals, with different different metals by bombarding electrons or high speed electrons to them, and electrons to them, and
एंड मेक ए वेरिएशन, ठीक है, मेक ए रिलेशनशिप between the X-rays, the frequency of X-ray, and X-rays with atomic number, and find a linear relationship or linear relation with them, ठीक है. Moseley do some experiment with different metals by bombarding high speed electrons to them and make a relationship between the frequency of X-rays with atomic number and find a linear relation with them, ठीक है. तो ये उसने रिलेशन फाइंड आउट किया. यहाँ से उसने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया कि जो आपका पीरियोडिक लॉ है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, ठीक है. यहाँ से उसने सजेस्ट किया कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल जो अभी तक की बनी हुई है, ठीक है ना, या जो बेसिस आपका है एटॉमिक मास, उसको आपको चेंज करना है. किससे? एटॉमिक नंबर से, ठीक है ना. तो ये उसने सजेस्ट किया था, ठीक है ना. इसको भी हम लिख सकते हैं फ्रॉम his experiments he suggest that the atomic number is more fundamental unit for the study of different elements, ठीक है. that is the elements फंडामेंटल यूनिट हमने क्या लिया था? एटॉमिक मास को, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ मास के बाद आपकी प्रॉपर्टीज जो है रिपीट होती है. लेकिन इसने क्या बोला कि द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल यूनिट फॉर द स्टडी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. मतलब एक डिफरेंट एटॉमिक नंबर के बाद आपकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिपीट होगी. दैट इज द एलिमेंट्स रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज विथ और after a certain atomic number, ठीक है ना. एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद आपकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? रिपीट होगी, ठीक है ना. इसने सजेस्ट किया था, ठीक है, क्लियर. इसके सजेशन को एक्सेप्ट किया था नील्स बोहर ने. किसने? नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, वो वाला नील्स बोहर, ठीक है. उसने इसके सजेशन को एक्सेप्ट किया और एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है. वो हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे नील्स बोहर considers his suggestion and gives a new modern periodic law, ठीक है ना. उसने एक न्यू पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है. वो क्या है वो देखिए. आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, द
द प्रॉपर्टीज, इसमें फिजिकल और आपकी केमिकल दोनों इंक्लूड हो जाती है, ठीक है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन the properties of an element are periodic function of their atomic number, ठीक है। that is the properties, the elements repeats its properties after a certain atomic number, ठीक है ना, जो अभी हमने देखा, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है आपके मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। जो आपके मोज़ले का पीरियोडिक लॉ था वो किसके बेसिस पे था? एटॉमिक मास के बेसिस पे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया है वो किसके बेसिस पे? आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर रिप्लेस हुआ है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने आपके मोज़ले की जो लॉ दिए थे, मोज़ले की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो आपकी टेबल थी, ठीक है, उसके क्या क्या एडवांटेज थे और क्या क्या डिसएडवांटेज थे वो हमने देखे, ठीक है। उसके बाद कैसे आपके मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के थ्रू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई, ठीक है ना। कैसे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया, ठीक है, और उससे कैसे आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म हुई, ठीक है, वो हमें पता चला कि कैसे मोज़ले के एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है ना। उसको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, उतना खास नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत बस एक बार देख लेना है, ठीक है, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है। हाँ, वो फॉर्मूला है वो आपको जरूर याद रख लेना है कि रूट न्यू इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ठीक है। कभी कभी कोई पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है, बाकी कोई खास नहीं है। अब आएगा अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कैसे पीरियोडिक टेबल जनरेट हुई, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने आपके पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, वो सब हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो वो सब क्लासीफाई करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी तक जो आपको पढ़ाया गया है आप उसको पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और बुक है आपके पास तो एनसीईआरटी बुक में एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख भी लेना, ठीक है, कि कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। थैंक यू वेरी मच।